नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में पुष्प के विषय में पढ़ा था। हम पुष्पी पादपों आकारिकी के विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें पुष्प क्रम के विषय में हमें पढ़ना है। इस वीडियो में हम पुष्प क्रम के आगे पढ़ेंगे और पुष्प क्रम को जानेंगे कि क्या होता है पुष्प क्रम। पुष्प क्रम को इन्फ्लोरेंस भी कहते हैं और ये प्रारोह, जब प्रारोह में मेरिस्टेम फूल करके कुछ दब जाता है और वहाँ पर पुष्पी उपांग लगने लगते हैं तो पुष्पक्रम बनता है। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पुष्पक्रम यानी पुष्पक्रम किसे कहते हैं, इन्फ्लोरेंस किसे कहते हैं। पुष्पों के लगने के क्रम को इन्फ्लोरेंस कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। जो कि कब पुष्पक्रम बनता है, जब पुष्पी अक्ष पर फूलों का क्रम जो होता है उसे पुष्पक्रम कहेंगे। और जब पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती हैं, गांठें, पिछली क्लास में हमने जाना था कि नोट्स क्या होते हैं, गांठें क्या होती हैं, इंटरनोट्स क्या होते हैं। हमने ये जाना था कि गांठों के पास से ही पत्तियां निकलती हैं, तो उपपत्र भी निकलते हैं। तो अब अगर जब इन गांठों के पास से पत्तियां ना निकलकर पुष्पी उपांग निकलने लगते हैं तो वहाँ पे गांठें कुछ दब जाती हैं और वहाँ पे पुष्पी उपांग निकलने लगते हैं उन गांठों पर। फिर गांठें कुछ दब जाएंगी, पुष्पी उपांग निकलेंगे, तो उसे ही पुष्पक्रम कहते हैं। कुल मिलाकर पुष्पों के लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, ससीमाक्षी पुष्पक्रम, असीमाक्षी पुष्पक्रम और ससीमाक्षी पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सीमित ना हो, असीम, जो सीमित नहीं है। असीमाक्षी पुष्पक्रम जिसे रेसिमोज कहते हैं, असीमाक्षी पुष्प को रेसिमोज कहते हैं और ससीमाक्षी को साइमोज कहते हैं। साइमोज कहते हैं। तो असीमाक्षी पुष्पक्रम यानी रेसिमोज पुष्पक्रम और साइमोज पुष्पक्रम। रेसिमोज में क्या होता है कि पुष्प जो होता है वो लगता रहता है, लेकिन मेन एक्सिस जो मुख्य अक्ष होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे फूल बगल में लगते रहेंगे और पत्तियां और लंबाई में जो शाखाएं होती हैं वो आगे निकलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो प्लांट की ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम में इसमें जो फूल होते हैं वो बगल में लगे रहते हैं, अग्रभिसारी क्रम में, आगे बढ़ने वाले क्रम में, अग्रभिसारी क्रम में फूल लगे रहते हैं। जबकि ससीमाक्षी पुष्पक्रम में क्या होता है, इसमें जो पौधे की जो वृद्धि होती है वो सीमित हो जाती है। पौधे की वृद्धि सीमित हो जाती है और जो फ्लावर होते हैं वो शीर्ष पर लग जाते हैं और वृद्धि को रोक देते हैं। जहाँ पर शीर्ष पे फ्लावर लगते हैं उसके आगे फिर वृद्धि नहीं होती है, या होती है तो धीरे धीरे होती है, कम होती है। तो मेन एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पर इसका प्रभाव पड़ता है, वृद्धि रुक जाती है और शीर्ष पर फूल लगते हैं, इसीलिए इसमें ऐसा होता है। फूल जो होते हैं वो तल भिसारी क्रम में लगे रहते हैं। तो पुष्पक्रम को हमने जान लिया कि पुष्पक्रम क्या होता है, 2 प्रकार के होता है, रेसिमोज होता है और साइमोज होता है। रेसिमोज में वृद्धि होती रहती है, यही इसका प्रमुख लक्षण है, वृद्धि लगातार होती रहती है और इसमें वृद्धि क्या होती है, सीमित होती है। अब हम समझते हैं कि पुष्प क्या होते हैं। पुष्प का एक एंजियोस्पर्म में पुष्प बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? ये एक ऐसी रूपांतरित प्ररोह है जो लैंगिक जनन के लिए होता है। पुष्प क्यों होता है? लैंगिक जनन के लिए होता है।
लैंगिक जनन के कार्य में आता है तथा एक प्रारूपी फूल में विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं, जिसमें कैलिक्स होता है। विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो कि पुष्पवृंत पर लगे रहते हैं। पुष्पवृंत हमने जाना था कि जहाँ पे ये फूल लग रहा है, जो डंठल पे लग रहा है, उसको डंठल या पुष्पासन कहते हैं। ये फूल लगा है यहाँ पे, तो ये पार्ट जो होगा पौधे का, ये पार्ट, ये क्या होगा? पुष्पासन होगा। और बाकी इसके जो सभी अंग होते हैं ये इसी पुष्पासन पर क्रम से लगे रहते हैं। सबसे पहले कैलिक्स लगा होता है, फिर कोरोला होता है, फिर पुमंग होता है और उसके बाद जायांग होता है। पुष्प 4 भाग होते हैं। कैलिक्स, जिसे दल पत्र भी दल कहते हैं, और एपिसी का छोटा भाग होता है एपिकैलिक्स, जिसे सहदल कहते हैं। कोरोला पत्र को कहते हैं। फूल में जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं उसे कोरोला कहते हैं। पुमंग एंथर होता है। पुमंग में एंथर होते हैं या इसे एंडोशियम कहते हैं। और इसे गायनोशियम कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पुष्पी सूत्र लिखते हैं तो इन्हीं के आधार पर पुष्पी सूत्र बनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियोज़ में जानेंगे कि पुष्पी सूत्र कैसे बनता है। अभी हम ये समझते हैं कि ये भाग क्या होते हैं और कैसे कार्य होता है। कैलिक्स और जो कोरोला होते हैं वो सहायक अंग होते हैं। फ्लावर को की सहायता करते हैं। उसके किस में सहायता करते हैं? व्यवस्थित रहने में सहायता करते हैं, बिखरे नहीं। इसके लिए कैलिक्स और कोरोला सहायक अंग है, सहारा देते हैं। जबकि पुमंग और जायांग क्या है? लैंगिक अंग है। ये दोनों लैंगिक अंग हैं और ये सहायक अंग है। ये सहायक अंग है और ये लैंगिक अंग है। कुछ फूल होते हैं जैसे प्याज आदि में कैलिक्स कोरोला में अंतर नहीं होता है, तो वहाँ पे ये कैलिक्स और कोरोला क्या कहलाते हैं? पेरियंथ कहलाते हैं, परिदलपुंज कहलाते हैं। जब फूल में पुंकेसर तथा पुमंग दोनों होते हैं, पुंकेसर तथा पुमंग दोनों होंगे तो उसे पुमंग और पुंकेसर नहीं, पुमंग और जायांग जब दोनों होंगे तो उसे उभयलिंगी कहेंगे। और जब किसी पुष्प में केवल एक होगा, या तो पुमंग होगा या फिर जायांग होगा, तो उसे एक लिंगी कहेंगे। जब ये दोनों पाए जाएंगे तो द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे। और जब एक पाया जाएगा, कोई इन दोनों में एक होगा, तो उसे एक लिंगी कहेंगे। अब फूलों में क्या होती है कि सममिति पे पाई जाती है। सममिति में फूल त्रिज्य सममित या एक व्यास सममित, जिसे एक्टिनोमॉर्फिक कह सकते हैं, हो सकते हैं। जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तब उसे त्रिज्य सममित कहते हैं। सममिति के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। जैसे सममिति के आधार पर जीवों को बांटा गया था, उसी प्रकार से सममिति के आधार पर पुष्पों को बांटा गया। सममिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक और एक होता है जाइगोमॉर्फिक।
जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये सममिति पाई जाती है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक, और जिनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, वो होते हैं जाइगोमॉर्फिक। जब एक पुष्प को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके तो वो चाहे किसी भी ओर से बांटे, 2 भागों में जब वो बट जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। जैसे कि सरसों को देखा होगा, सरसों के प्लांट को अगर 2 भाग कहीं से भी काटें तो 2 बराबर भागों में काटा जा सकता है सरसों के पौधे सरसों के फ्लावर को। तो जब फ्लावर किसी भी फूल को 2 बराबर भागों में, इसमें क्या होता है कि 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं उनमें क्या होता है कि एक विशेष समतल से 2 भाग, इसे कहीं से भी काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन जब इसे किसी विशेष समतल से काटें, किसी विशेष समतल से काटते हैं तो क्या होता है? तब 2 समान भागों में बंटता है। पुष्प सममिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक जिसे त्रिज्य सममित भी कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक जिसे एक व्यास सममित कहते हैं। जब किसी एक विशेष जगह से काटेंगे, किसी एक विशेष भाग से काटने पर पौधे का फ्लावर 2 भागों में अगर बंटता है तो उसे क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। लेकिन जब कहीं से भी फ्लावर को काटेंगे और फ्लावर क्या होता है? 2 बराबर भागों में बटेगा तो उसे त्रिज्य सममित कहते हैं। इसका उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च आदि। जबकि इसका उदाहरण है मटर, सेम, गुलमोहर आदि। और यदि कोई फूल किसी भी समतल से 2 भागों में नहीं बंटता है तो वो 3rd स्टेज क्या कहलाती है फूल की? असममित। जो कहीं से नहीं बटेगा वो असममित या अनियमित होगा, जैसे कि केना। अब एक फूल त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी हो सकता है, जिसमें कि उसके उपांगों में जब एक फ्लावर के उपांगों की संख्या 3, 4, 5 के गुणक में होती है तो उसे क्या कहते हैं? अगर 3 होगा, 3 फ्लावर के जो उपांग हैं, फूल के जो उपांग हैं वो अगर 3 होंगे तो ट्राइमॉर्फिक, और 4 होंगे तो टेट्रामॉर्फिक, और 5 होंगे तो पेंटामॉर्फिक होंगे। यदि उसके उपांगों की संख्या 3, 4, 5 के गुणक में होती है तब। जिस पुष्प में सहपत्र होते हैं, पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें सहपत्री कहते हैं, और जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं उनमें सहपत्रहीन कहते हैं, या सहपत्र को ही ब्रैक्ट कहते हैं। जिन फूलों में सहपत्र होंगे, जिस पुष्प में सहपत्र होंगे तो उससे
ब्रैक्ट कहेंगे। और जिसमें सहपत्र क्या होते हैं, जैसे एक फ्लावर है तो उसमें जो पुष्पवृंत के आधार पर, पुष्पवृंत है, यहाँ पे फ्लावर लगा है, तो यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ आपने देखी होंगी गुड़हल आदि के पौधे में, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो इन छोटी छोटी पत्तियों को ही सहपत्र कहते हैं। तो जिसमें ये सहपत्र पाया जाता है वो ब्रैक्ट होता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो ई ब्रैक्ट होता है। जिस पुष्प में सहपत्र पाया जाता है और जिसमें नहीं होता है, नहीं सहपत्र होता है, उसे ई ब्रैक्ट कहते हैं या सहपत्रहीन कहते हैं। अगर हिंदी में जाने तो सहपत्रहीन और सहपत्र। पुष्पवृंत पर कैलिक्स, कोरोला, पुष्प तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति के आधार पर पुष्प को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस तथा एपीगाइनस में बांटा गया है। जैसी स्थिति होती है उसके आधार पर क्या होता है, इन 3 भागों में बांटा गया है। हाइपोगाइनस में, या कह लें कि उपांगों के आधार पर। यहाँ तो हमने सममिति के आधार पर जाना, अब ये जान लेते हैं कि उपांगों के आधार पर। उपांगों के आधार पर पुष्प होता है 3 प्रकार का। हाइपोगाइनस यानी कि कुल कह सकते हैं कि जायांग के आधार पर, क्योंकि गाइनोशियम के आधार पर ही पुष्प को बांटा गया है। अगर जायांग नीचे होता है तो पहले समझते हैं कि इनके आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है। पहले अधोजायांग, अधोजायांग जिसे अधोजायांग को हाइपोगाइनस कहते हैं। परिजायांग जिसे पेरीगाइनस कहते हैं। और अधिजायांग, अधोजायांग, अधिजायांग, अधिजायांग। इसीलिए कुछ जो शब्द हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए कुछ शब्दों के इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए। तो अधोजायांग को एपीगाइनस कहते हैं। पेरीगाइनस, सॉरी देखिए अभी कन्फ्यूज़न हो गया। अधोजायांग को हाइपोगाइनस कहते हैं। और अधिजायांग को एपीगाइनस कहते हैं। अधोजायांग को हाइपोगाइनस और अधिजायांग को एपीगाइनस कहते हैं और परिजायांग को पेरीगाइनस कहते हैं। अब ये समझते हैं कि अधोजायांग क्या होते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम फ्लावर पढ़ रहे हैं। फ्लावर में एक एक पार्ट अलग अलग होते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसीलिए हर पार्ट को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्लावरिंग फार्मूला हमें लिखना है, तो हमें ये इसके सभी भागों को जानना ज़रूरी है। अधोजायांग का मतलब होता है कि जब किसी भी पुष्प में जायांग ऊपर होता है, जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है, और बाकी के अंग जायांग यानी कि बाकी के अंग कौन कौन से हैं, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। तो जब गाइनोशियम ऊपर होगा तो हाइपोगाइनस होगा, गाइनोशियम नीचे होगा तो एपीगाइनस होगा, और जब गाइनोशियम बीच में होगा तो पेरीगाइनस होगा। यानी कि इसमें जायांग सबसे ऊपर
जायांग सबसे ऊपर होगा। इसमें जायांग सबसे नीचे होगा, बाकी सभी ऊपर होंगे। और इसमें जायांग बीच में होगा। जब जायांग सबसे ऊपर होगा और अन्य अंग नीचे होंगे तो हाइपोगैनस होगा। जब जायांग सबसे नीचे होगा और अन्य अंग ऊपर होंगे तो एपिगैनस होगा। और जब जायांग बीच में होगा तो पेरिगैनस होगा। तो फ्लावर जायांग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: अधोजायांग, परिजायांग और अधिजायांग। परिजायांग में क्या होता है कि अंडाशय मध्य में होता है। जायांग यानी कि अंडाशय, जहाँ पे ऐसे फूल जिसमें अंडाशय ऊपर होता है, ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, वो हाइपोगैनस होते हैं। उदाहरण सरसों, गुड़हल और बैगन है। अधिजायांग में क्या होता है कि पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। तो फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर होते हैं और अंडाशय नीचे होता है। इसका उदाहरण है अमरूद, सूरजमुखी का पुष्प, अमरूद आदि। और परिजायांग में क्या होता है, अंडाशय मध्य में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं। ये लगभग सामान्य ऊंचाई के होते हैं। इसमें अंडाशय अधोवर्ती होता है। उसका उदाहरण है गुलाब, पल्म तथा आड़ू। गुलाब आदि के पौधा क्या होता है, पेरिगैनस होता है। और जो अमरूद का पौधा होगा, सूरजमुखी का, ये एपिगैनस होगा। और जो सरसों आदि का पौधा होगा वो हाइपोगैनस होगा। तो हमने आज के वीडियो में पुष्प के विषय में जाना कि पुष्प कितने प्रकार के होते हैं और सममिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं और जायांग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। हमने पुष्पक्रम को समझा कि पुष्पक्रम क्या होता है। पुष्पक्रम 2 प्रकार के होते हैं, ससीमाक्षी, असीमाक्षी। तो गाइस, अगले वीडियो में हम पुष्प के सभी जितने भाग हैं, कैलिक्स, करोला और पुमंग, जायांग, इनके बारे में जानेंगे और फल के बारे में जानेंगे। हम छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे भागों के विषय में पढ़ रहे हैं। हम चाहे तो एक लंबा वीडियो बना सकते हैं, पर उससे क्या होगा, तल्लीनता घट जाएगी और इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में। इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे भागों में काट कर पढ़ रहे हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको मेरे अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो का पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।